नमस्कार। आज है 1 जनवरी 2026 और आज बात करेंगे 1 जनवरी के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एफडीआई से। एफडीआई का क्षेत्र है, जो बीमा का क्षेत्र है, उसमें 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले 2015 में तो थी 26%। फिर इसको अपडेट करके कर दिया गया 49%। इसके बाद 2021 के अंदर है जो ये की गई 74%। और अभी जो 2025 में कर दी गई है इसे पूरी 100%। यानी अब जो बीमा का क्षेत्र है, बीमा सेक्टर है, उसमें 100% एफडीआई की जा सकती है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है। पहले शर्त क्या थी कि जो बोर्ड मेंबर है उसमें बहुमत भारतीय होना चाहिए। बहुमत क्या होना चाहिए? भारतीय। यानी जो बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं उनमें बहुमत 50+1 का जो बहुमत होता है वो भारतीयों का होना चाहिए। परंतु अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है कि उच्च पद पर एक भारतीय होना चाहिए। उच्च पद पर एक भारतीय होना चाहिए। इस अगर उस किसी भी उच्च पद पर एक भारतीय है तो वहां पे बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई की जा सकती है। जैसे अध्यक्ष हुआ, कंपनी का सीईओ हुआ, एमडी हुआ, इस प्रकार के कोई भी एक उच्च पद भारतीय के पास है तो एफडीआई 100% की जा सकती है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा, एक तो एफडीआई बढ़ेगी यानी भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? इसमें कंपटीशन कंपटीशन बढ़ेगा कि जो अपनी स्थानीय कंपनियां हैं बीमा की उसमें और विदेशी कंपनियां जब आएंगी निवेश के लिए तो उससे दोनों में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगी? जो रेट सस्ती मिलेगी यानी दर सस्ती होगी। जो हमें बीमा पॉलिसी मिलती है वो कम दर में मिलेगी। और कम दर में मिलेगी, इसके अलावा एक अच्छा बेनिफिट क्या होता है एफडीआई का कि जो नई तकनीक होती है वो भारत के अंदर आएगी। इस प्रकार से दोस्तों जो बीमा के क्षेत्र में है ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन IAIRO का जो संगठन जो IAIRO संगठन है उसकी स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना की कहाँ की गई है? गुजरात के अंदर। यानी जो एआई अनुसंधान संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका इसका मुख्य उद्देश्य होगा जो भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पिछड़ रहा है उसको पीछे करके, यानी उसमें एक छलांग लगा के दुनिया का हब बनना है। दुनिया का हब बनाना है भारत को। इसके लिए है जो IAIRO की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? गुजरात के गिफ्ट सिटी सेंटर में। गिफ्ट सिटी है जो वहां पे इसकी स्थापना की गई है। इसका और मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि एआई के क्षेत्र में जो भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाना। इसकी स्थापना कौन करेगा? तो एक तो इसकी स्थापना करेगा गुजरात सरकार। गुजरात सरकार। और उसके साथ करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के साथ ये होगा पीपीपी मॉडल पे। यानी इसमें तीन जो कंपनियां हैं वो मिलकर काम करेंगी। जैसे एक राज्य सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार हो गई और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये तीनों मिलके है जो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि हासिल क्या की है? भारत ने जापान को पीछे छोड़ के भारत है जो दुनिया की फोर्थ टीएच यानी चौथी लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन गया। यानी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था कौन बन गया? भारत। इससे पहले कौन था? इससे पहले था जापान। अब दोस्तों भारत चौथी बना है तो पहली पे कौन है? यूएसए। दूसरी पे कौन है? दूसरी पे है चीन। और तीसरी पे कौन है? जर्मनी। तीसरी पे कौन है? जर्मनी। अब ये तीनों है, ये टॉप फाइव। ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और फोर्थ पे अपना भारत है। अब तो दोस्तों भारत है तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था है 4.18 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की हो गई है। और इसने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ के चौथा स्थान प्राप्त किया गया। और जो अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि 2030 तक भारत है जो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं
दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना सेकंड का है जो महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली है। तो दोस्तों ये दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो जो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है, वहां पे है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। इसे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अनुमति मिली है और ये चिनाब नदी पे है। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति मिली है और ये इसका सेकंड फेज है। सेकंड फेज है तो इसमें 260 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में कितनी है? 390 मेगावाट है जो बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन टू गोल्ड जो पहल है, ग्रीन टू गोल्ड पहल। ग्रीन टू गोल्ड पहल की बात करें तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? एचपी के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है? ये औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहन देना। यानी जो भांग होती है उसकी खेती के लिए, आपको पता है ये भांग है जो नशीला पदार्थ होता है, इसकी औद्योगिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब ये प्रोत्साहन क्यों दिया गया? अगर नशीला है तो इसका प्रोत्साहन क्यों मिलेगा? क्योंकि दोस्तों जो भांग है इसकी अवैध तस्करी होती है, अवैध खेती होती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि इसको जो है नियंत्रित करके इसकी खेती की जाए, जिससे इसकी तस्करी कम होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खालिदा जिया का निधन हो गया दोस्तों। खालिदा जिया कौन है? बांग्लादेश की पूर्व पीएम, बांग्लादेश की पूर्व पीएम थी। और ये पूर्व पीएम ही नहीं, बांग्लादेश की प्रथम महिला महिला प्रधानमंत्री थी। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? खालिदा जिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों मध्य प्रदेश के जो आदिवासी जिले हैं, आदिवासी जिलों के अंदर है जो भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों? इसकी शिक्षा और जो चिकित्सा की जो सेवाएं हैं उनका महत्वपूर्ण विकास होगा और जो भारत के दूरस्थ क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य की सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 जारी की गई है। अब हम राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर की बात करें, ओनली जो राजस्थान स्पेशल है उसकी। तो दोस्तों इस नीति कब लागू की गई है? 31 दिसंबर 2025 को इस जो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति आरवीएस लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण में कमी करना, जो पुराने वाहन है उनका निस्तारण करना और उनको द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को कम करना। ये केवल ये किसके ऊपर है? ये जो 15 वर्ष से पुराने वाहन है उन पर विशेष रूप से ये पॉलिसी लागू की जाएगी सर्वप्रथम तो। इससे क्या होगा कि जो 15 वर्ष से पुराने वाहन हो गए वो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं, उनको नियंत्रित करना, प्रदूषण को कम करना। तो दोस्तों अब जो लोग हैं वो अपने पुराने वाहन को स्क्रैप क्यों कराएंगे या उनको नष्ट क्यों कराएंगे? इससे क्या बेनिफिट होगा? तो सरकार एक स्क्रैप जो रजिस्टर्ड स्क्रैप कंपनी होगी उसके द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी होगा, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उस प्रमाण पत्र से आप जब नई वाहन खरीदोगे, नई गाड़ी खरीदोगे, तब उसका जो कर है, जो टैक्स लगता है नई गाड़ी पे, उस टैक्स में 50% छूट है जो आपको इस प्रमाण पत्र से मिलेगी। तो इसलिए जो दोस्तों ये वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है और इसका ये बेनिफिट है कि 50% जो कर टैक्स लगता है गाड़ी के ऊपर उसमें छूट दी जाएगी। और ये 15 वर्ष पुराने वाहनों के लिए तो जरूर अत्यधिक जरूरी है, कंपलसरी ही कर दिया गया है इसको। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक नियम बनाया गया है कि जो कंपनी है उसे 6 माह तक जो चेसिस नंबर होते हैं उसको सुरक्षित रखना होगा। कितने दिन तक? 6 माह तक। 6 माह तक चेसिस नंबर को सुरक्षित रखना होगा और 6 माह बाद क्या कर दिया जाएगा? जो डीटीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस होती है, उसमें इस चेसिस नंबर को भेज दिया जाएगा और ये डीटीओ के अंदर 18 माह तक सुरक्षित रहेगा। तो ये थी राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर पर्यटन के बारे में। तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर है जो सौर्य पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा, यानी सौर्य पर्यटन सर्किट का निर्माण जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो राजस्थान की जो वीर गाथाओं से रूबरू कराना, वीर गाथा से लोगों को, जो पर्यटक आते हैं उनको रूबरू कराना और जो
भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे लोग, जो उनके बारे में बताना। इसके अलावा जो दोस्तों लोंगेवाला बॉर्डर है, या जो सॉरी लोंगेवाला वॉर म्यूजियम है, लोंगेवाला वॉर म्यूजियम और तनोट माता मंदिर को इसमें शामिल किया जाएगा। जिससे ये तनोट माता के अंदर जो एक्टिव बम रखे हुए हैं, जिनको माना जाता है कि ये माता की कृपा हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर, जो बम आके गिरे थे वो फटे नहीं। इसके अलावा जो वार म्यूजियम है, जितने शहीद हुए थे उन्होंने किस प्रकार से अपने अद्भुत कौशल का प्रयोग करते हुए भारत को विजय दिलाई थी, इन सब का है जो इस जो पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा उसमें इनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसके लिए जो शौर्य पर्यटन सर्किट के नाम से जैसलमेर के अंदर है, ये एक पर्यटन सर्किट जो पर्यटन के लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आर्मी डे परेड की। ये आर्मी डे परेड कहाँ होगी दोस्तों? ये होगी जयपुर में। जयपुर में अच्छा, आर्मी डे परेड होगी जयपुर की जगतपुरा में। जगतपुरा के अंदर है जो आर्मी डे परेड होगी, और ये 78 यानी 78वीं आर्मी डे परेड होगी। तो दोस्तों इसमें क्या स्पेशल है? तो दोस्तों इसमें स्पेशल ये है कि पहली बार पहली बार क्या हो रहा है दोस्तों? पहली बार सैन्य छावनी क्षेत्र से जो परेड है वो बाहर शहर के अंदर हो रही है, यानी 78 साल में पहली बार है जो ये जयपुर के अंदर हो रही है। और ये आर्मी जो सैन्य छावनी होती है, सैन्य कैंट होते हैं जिसे हम कैंट बोलते हैं, आर्मी में छावनी होती है, उनके बाहर पहली बार हो रहा है, इसलिए ये स्पेशल है, ध्यान रखना। कहाँ हो रहा है? ये जगतपुरा जयपुर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। यानी राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। अब ये क्या है? तो दोस्तों डिजीफेस्ट नाम से हमें पता चल रहा है ये डिजिटल से संबंधित है, इसलिए इसमें डिजिटल से संबंधित है, जो तकनीकी और नवाचार के ऊपर बात की जाएगी। और ये कहाँ किया, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? सीतापुरा जयपुर में। सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। 4 से 6 जनवरी तक ये आयोजित होगा। इसमें स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एक वैश्विक अवसर प्रदान किया जाएगा, जहाँ नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन किया जाएगा। इस प्रकार से जो इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, बहुत बड़े अधिकारी लेवल के अधिकारी हैं, वो सब यहाँ आएंगे और जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार से उनको आगे बढ़ने के तरीके बताए जाएंगे। इस प्रकार से है जो राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का जो आयोजन किया जाएगा सीतापुरा जयपुर में। तो दोस्तों ये था 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। आपको आज एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न है, दूलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है झेलम, चिनाब, सतलुज और सिंधु। अब आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दूरहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।